यहाँ पर जोनल प्रेसिडेंट SIO साउथ महाराष्ट्र मोहम्मद सलमान अहमद है, वो आपके सामने चंद बातें रखेंगे। हम इसके जरिए से यहाँ से अपनी आवाज को इनकलाब के जरिए से उठाएंगे और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम चाह रहे हैं कि नजीब को इंसाफ मिले। तो इंसाफ चाहिए तो आप लोग भी हमारी बात को गौर से सुनिए। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं मोहम्मद सलमान अहमद SIO साउथ महाराष्ट्र जोनल प्रेसिडेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात को पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से नजीब निकला है, तुम कितने नजीब मारोगे। कहानी तो दिल्ली की है, कहानी जो JNU और दिल्ली पुलिस की है, लेकिन शुरुआत हम इस नांदेड़ से करेंगे क्योंकि नांदेड़ के लोगों ने एक बड़ा अज़्म किया है। तो दिल्ली पुलिस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी इस नांदेड़ पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को लेके जो चीज़ की है तो हम जो बहुत खुल के उनके सामने रखना चाहेंगे। आपकी नांदेड़ पुलिस ने, दिल्ली पुलिस से तो बहुत से सवालात है जो करेंगे, लेकिन तवज्जो दीजिए। यकीनन दिल्ली पुलिस से तो बहुत से सवालात करने और बहुत से सवालात के जवाब चाहिए, लेकिन उससे पहले आपकी इस नांदेड़ की पुलिस ने कुछ सवालात हमसे किए थे, उस सवालात के जवाब हम यहाँ पे देंगे। आपके नांदेड़ के इस DYSP ने जब हमारे बच्चे परमिशन मांगने के लिए गए तो जगह चेंज की, टाइम चेंज की, और उसके साथ उन्होंने एक सवाल किया। हम खुल के आपके सामने सवाल का जवाब देते हैं। उन्होंने हमारे बच्चों से सवाल किया कि हम आपके नौकर हैं क्या, हम आपको प्रोटेस्ट की परमिशन दें। तो आपने 4 लोगों के सामने अपने ऑफिस में कहा था, हम ये 4000 लोगों के सामने पब्लिक में कहते हैं, इन तमाम पब्लिक की तरफ से कि यकीनन आप हमारे नौकर हैं। यकीनन आप, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी पुलिस, आपकी ब्यूरोक्रेसी, ये सब पब्लिक सर्वेंट है, आप सब पब्लिक के नौकर हैं। आपकी ये जो सैलरीज आती हैं, ये जो सैलरी आप लेते हैं, जिस गवर्नर के प्रोटेक्शन के लिए आपने हमारा रूट बदला, ये इस गवर्नर के टैक्सेस नहीं है, बल्कि ये इस पब्लिक के टैक्सेस हैं। ये उस नजीब का टैक्स है जिससे आप कमाते हैं। इस बात को हम बहुत खुल के रखना चाहते हैं कि यकीनन आप पब्लिक सर्वेंट हैं और इस एतबार से आपकी जिम्मेदारी है कि आप पब्लिक को प्रोटेक्ट करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अवाम की बात करें, ना कि आप जो है वो हुकूमत की और RSS और ABVP की बात करें। दोस्तों, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नजीब अहमद के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नजीब अहमद बदायूं UP का एक तालिब इल्म था, बहुत गरीब घराने का एक मुसलमान तालिब इल्म था। आप देखें कि मुसलमानों की तालीमी हालत की जब हम बात करते हैं तो ये बात हमको नज़र आती है कि मुसलमानों का बहुत छोटा प्रोपोर्शन है, बहुत कम तादाद है जो हायर एजुकेशन में जा सकती है या जा पाती है। JNU इंडिया के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से है। तो नजीब अहमद एक होनहार तालिब इल्म अपने मेरिट की बुनियाद पर, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर, अपने रिजल्ट की बुनियाद पर वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद ABVP के गुंडों ने उसके साथ मारपीट की और उसके बाद जो है उसको किडनैप किया गया। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये महज एक नजीब अहमद का वाक़या नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ये महज एक नजीब अहमद का वाक़या और एक स्टूडेंट के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि इस मुल्क में ऐसे हज़ारों नजीब हैं जिनको गायब किया गया, जिनको कत्ल किया गया, और हमारी ये जो लड़ाई है इन तमाम नजीब के लिए। तो दोस्तों, ये लड़ाई के ज़रिए हम हुकूमत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप प्रेशर के ज़रिए, अगर आप क़ुव्वत के ज़रिए, अगर आप जो है वो अपनी हुकूमत के ज़रिए ये सोचते हैं कि आप इस मिल्लत को दबा देंगे, इस कौम को दबा देंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। आपकी औकात नहीं है कि आप ये चीज़ कर सकें। ये बहुत क्लियर बात है, आप ये बात देख लें, बहुत खुल के, महज जज्बात की बात नहीं है। गुजरात में बहुत कर लिया आपने, ख़त्म हो गए मुसलमान। तो जब गुजरात में इतने दंगों के बाद आप ख़त्म नहीं कर सके, तो एक नजीब के गायब होने से आप कैंपस से मुसलमानों को नहीं ख़त्म कर सकेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज हमको देना है। दोस्तों, इस बात का खदशा है, इस बात की मुकम्मल कोशिश है कि एक नजीब के ज़रिए वो तमाम मुसलमानों में, तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स में इस खौफ की नफ्सियात को डेवलप करना चाहते हैं कि अगर आप जाएंगे तो आप जो है वो, हम आपको मारेंगे, हम आपको कत्ल करेंगे। तो हम इस पैगाम को देना चाहते हैं कि तुम एक नजीब गायब करोगे तो हम 10 नए नजीब का एडमिशन JNU में कराएंगे। तुम एक मुदस्सिर कामरान को सुसाइड पे मजबूर करोगे तो हम 100 नए मुदस्सिर कामरान पैदा करेंगे और तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म करेंगे। दोस्तों, इस अज़्म के साथ काम करना है। ये प्रोटेस्ट महज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं है कि कुछ लोग जमा हो जाएं और नारे मार लें, बल्कि इससे बढ़ के जो चीज़ हमको करना है वो इंसाफ की लड़ाई को लड़ना है। और ये बात महज हम कम्युनलिज्म की बुनियाद पे नहीं कर रहे हैं, फ़िरका परस्ती की बुनियाद पे नहीं कर रहे हैं। ये महज इस बुनियाद पे नहीं है कि एक मुसलमान तालिब इल्म गायब हुआ, बल्कि ये हमारे रब का हुक्म है कि उसने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, कि ईमान वालों इंसाफ के लिए खड़े हो। तो ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है कि हम इंसाफ के लिए खड़े हैं। और जहाँ हम जब यहाँ खड़े हैं तो महज एक नजीब अहमद के लिए नहीं खड़े, बल्कि इंसाफ के लिए खड़े हैं, सोशल जस्टिस के लिए खड़े हैं, हम समाजी मसावात के लिए खड़े हैं, अमन के लिए खड़े हैं और भाईचारे के लिए खड़े हैं, और इसी के साथ साथ जो जालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है
कि इस किस्म का कोई एक वाक़या नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं जो हमारे मुल्क में मुस्तकिल हो रहे हैं, मुसलसिल हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये मारपीट, ये दंगे फसादात का सिलसिला क्यों चलता है? आप अगर इसके पीछे गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि चाणक्य ने एक दफ़ा कहा था कि अगर आपको लोगों पे हुकूमत करनी है तो आप जो है वो उनको दुश्मन से डराइए, और अगर दुश्मन मौजूद नहीं है, उसे पूछा गया कि दुश्मन नहीं है तो क्या करें, तो उसने कहा कि तब आपको दुश्मन पैदा करना होगा और फिर उस पैदा किए हुए दुश्मन से डराइए। तो ये RSS, ये BJP, ये ABVP की पूरी पॉलिसी यही है कि वो ये चाहती है कि मुसलमानों को जुल्म किया जाए, उसके ज़रिए उनको हिंदुओं का दुश्मन बनाया जाए, और हिंदुओं पे को जो इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, और हिंदुओं से डराकर जो मुसलमानों से डराकर जो हिंदू वोट बैंक को अपने हक़ में जो टर्न किया जाए। तो दोस्तों, हम इस प्रोटेस्ट के ज़रिए, इस एहतजाज के ज़रिए इस पॉलिसी को भी या हुकूमत के इस अप्रोच को भी जो कंडेम करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप RSS की हिस्ट्री देखें, ये नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये मुसलमानों से कहते हैं कि तुम एंटी नेशनल हो। हम इनको इनकी तारीख बताना चाहते हैं कि इनसे बदतर गद्दार, इनसे बदतर एंटी नेशनल जो वो हिंदुस्तान की तारीख में कोई नहीं रहा। मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये महज जो जज्बात की बात नहीं है। ये हमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे मदरसों में तिरंगा क्यों नहीं लहराता। 1947 के बाद से लेकर 2002 तक तकरीबन 50 साल तक RSS ने अपने हेडक्वार्टर में नागपुर के तिरंगा नहीं लहराया। 2002 में इन्होंने पहली दफ़ा तिरंगा अडॉप्ट किया, और हमारे मदारिस जो जंग आज़ादी से ही नहीं बल्कि जंग आज़ादी से कई साल पहले से, बल्कि जंग आज़ादी की शुरुआत जो हमारी मिल्लत ने की। तो हम इस पैगाम को देना चाहते हैं कि ये बात महज ये नहीं है कि हम एंटी नेशनल या तुम एंटी नेशनल, बल्कि असल हकीकत ये है कि इनकी तारीख में गद्दारी भरी हुई है। ये हमेशा से अंग्रेज़ों के एजेंट रहे, अंग्रेज़ों से वापस आए तो अब ISI के एजेंट रहे। आप हमसे सवाल करते हैं, ये सावरकर की जब बात करते हैं तो माफ़ी किसने मांगी थी? मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं, यकीनन उनका एक गलती होगी। ये जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा जेल गए लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी। ये आपके वीर सावरकर, ये सो कॉल्ड वीर सावरकर थे जिन्होंने माफ़ी मांगी, और ये रिटर्न फॉर्म में मांगी कि मैं जो हुकूमत अंग्रेज़ से माफ़ी मांगता हूँ और मैं जो आपका वफादार रहूँगा। और आप हमसे हमारी वफादारी पर सवाल करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि गद्दार कौन है, इस मुल्क को खुल के बताना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? बात मुसलमानों के ऊपर कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, ये आतंकवादी है। अभी आप भोपाल का केस देखें, 11 लोग पकड़े गए, 11 लोग ISI के एजेंट पकड़े गए, और उनमें से एक जो BJP का लीडर है और बाकी के सारे जो BJP ही से एफिलेटेड लोग हैं। तो सारा इशू दबा दिया गया। एक मुसलमान के ऊपर मैं शक की बुनियाद पे आप उसको फांसी पे चढ़ा दें, मैं शक की बुनियाद पे आप उसको कत्ल कर दें, शक की बुनियाद पे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, और यहाँ एविडेंस के साथ अगर 11 लोग जो ISI के एजेंट हैं, ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि आपको जो माफ़ कर दिया जाएगा। ये बड़ा सवाल है। कभी आपने इस पर भी गौर किया? अक्सर मैं सोचता था कि ये बार इनके लीडर्स कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाइए, बीफ खाना है तो पाकिस्तान चले जाइए, ये करना है तो पाकिस्तान चले जाइए। जब ये पकड़े गए तो समझ में आया कि इनके एजेंट चूँकि पाकिस्तान ही के हैं, तो ये पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के जाइए पाकिस्तान जाइए, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। इसीलिए तो ये नहीं बोलते ना कि अमेरिका जाइए, US जाइए, पाकिस्तान क्यों जाइए? क्योंकि इनके एजेंट्स बड़े हैं पाकिस्तान के। कभी पाकिस्तान के लिए बोफोर्स का घोटाला देखिए, ताबूत घोटाला किए, ये सारे तो इनकी गवर्नमेंट्स में किए हुए। और ये किसके खिलाफ किए हुए? फौजियों के खिलाफ किए। आज हमसे सिखाते हैं कि आप जो फौजियों का एहतराम कीजिए, आप नेशनलिज्म का मामला कीजिए। दोस्तों, नजीब अहमद के हवाले से जब हम बात करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि नजीब अहमद जब माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट थे, माही मांडवी हॉस्टल में JNU में उन्होंने एडमिशन लिया। वाक़यात मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। रूम नंबर 106 में वहाँ वो रहते थे। उस कॉलेज के, उस हॉस्टल की कमेटी के इलेक्शंस चल रहे थे। उस इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान ABVP के 3 बच्चे उनके रूम में गए और उन्होंने नजीब अहमद को पहली दफ़ा मारा। उसके बाद जो है वो 3 दफ़ा उस दिन, उसी तारीख को तकरीबन 3 दफ़ा जो बाहर से गुंडे लाकर जो नजीब अहमद को मारा गया। और ये जो मारा गया, ये महज जो किसी कमरे में बंद करके नहीं मारा गया, बल्कि JNU एडमिनिस्ट्रेशन, JNU के हॉस्टल के वार्डन और प्रॉक्टर के सामने मारा गया। और उसके बाद जो उसको धमकी दी गई कि आपको हम जो हूरों के पास पहुँचाएंगे, आपको अपने खुदा के पास पहुँचाएंगे। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप इसको मुस्लिम आइडेंटिटी इशू क्यों बना रहे हैं, आप इसको महज स्टूडेंट का इशू क्यों नहीं समझते। हम ये बात बहुत खुल के कहना चाहते हैं कि हम कम्युनलिज्म की बात नहीं कर रहे, हम फ़िरका परस्ती नहीं चाह रहे। लेकिन जब ये बात वाज़ेह है कि मरने वाला भी जानते हैं कि उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान है, और मारने वाले भी जानते हैं कि वो इसलिए मार रहे क्योंकि वो मुसलमान है, तो आखिर हम इस मुस्लिम आइडेंटिटी से क्यों डरे, हम आखिर इस मुस्लिम आइडेंटिटी को क्यों छुपाएं। तो उसको जब मारा गया, यकीनन जो ये जुल्म हुआ, ये मुस्लिम आइडेंटिटी की बुनियाद पे हुआ। और ये चीज़ यकीनन कुरान ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उन लोगों के लिए ना लड़ो जो कमज़ोर पाकर दबा दिए गए, जिन लोगों का जुर्म ये था कि वो ईमान लाए। तो यकीनन ये बातिल और हक़ की कशमकश, ये अबू जहल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कशमकश थी जो शक्लें बदल
बदल रही है, जो फॉर्म बदल रही है, लेकिन बातिल अब भी वैसा ही है और हमारा ईमान, हमारा जज्बा, हमारा दीन भी वैसी है। हमको इस पैगाम को दुनिया के सामने देना है। उसके बाद जो नजीब अहमद को वहाँ से अगवा किया गया, उसके बाद आप देखिए कि अगवा के बाद जब कहानी शुरू होती है तो नजीब अहमद की वालिदा जब पुलिस में कंप्लेंट कराने गई तो आप देखिए यहाँ से पुलिस का फाशिज्म शुरू होता है। और हम यहाँ नांदेड़ की पुलिस से गुजारिश करेंगे कि यहाँ बहुत सारे नोटिस आपने जो हमको दिए, ये नोटिस जो है वो आपके नांदेड़ की पुलिस ने हमको दिए, ये गाइडलाइंस और कानून बताए कि कानून में यह कि आप यहाँ नारे नहीं मारें, कानून में कि आप इस रास्ते का पाबंदी करें, कानून में यह कि आप लॉ को अवॉइड करें। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे ही कुछ लेटर्स जो आपकी दिल्ली पुलिस को भेजिए, क्योंकि उन्होंने जो कानून को तोड़ा है वो हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने ये भेजिए दिल्ली पुलिस को। जब एफआईआर दाखिल की गई तो एफआईआर में जो किसी का नाम नहीं आने दिया गया, और नजीब की वालिदा जब एफआईआर दाखिल करके पलटती है तो दिल्ली पुलिस वाले हंसते हुए कहते हैं कि हमने किसी एबीपी के आदमी का नाम नहीं आने दिया। 7 दिन तक जो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, 7 दिन तक कोई पूछताछ नहीं की गई। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना तो बस नाम के लिए जो पूछताछ की गई। आपको हैरत होगी कि नजीब अहमद की तलाश के लिए जब डॉग स्क्वाड निकला, कुत्तों के ये स्क्वाड को लेके जब ये निकले, तो आपको हैरत होगी नजीब अहमद की गुमशुदगी के 40 दिन बाद ये जाहिल पुलिस जो जाके जो कुत्तों को लेके वहाँ पे दिखावा करती है कि हम नजीब अहमद को ढूंढ रहे हैं। ये कौन सा बेवकूफ़ है जो 40 दिन तक जो स्मेल के ट्रेसेस को पाएगा। तो आप देखें कि मुस्तकिल जो रवैया अख्तियार किया गया। हाई कोर्ट का ऑर्डर इस बात का आया कि लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया जाए। तकरीबन जेएनयू हॉस्टल की जो कमेटी थी, प्रॉक्टर की जो कमेटी थी, उस कमेटी ने जो एक रिपोर्ट बनाई, उन्होंने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, और उस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने कहा कि हमने ये पाया, अब 22 विटनेसेस, 22 शहादतें इस बात की मौजूद है कि 4 लोगों ने एबीपी के जो है वो उनको मारा नजीब अहमद को। उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात का ऑर्डर दिया दिल्ली पुलिस को कि आप उन लोगों से पूछिए कि उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया जाएगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट उस टेस्ट को कहा जाता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो तकरीबन उस लाई डिटेक्टर टेस्ट के ऑर्डर को तकरीबन 40 से 50 दिन हो गए, लेकिन अब तक ये पुलिस ये बोली कि हम इस काबिल नहीं है, वो बच्चे हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो एबीपी के बच्चे हमसे ताउन नहीं कर रहे, इसलिए हम जो है वो उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं ले पा रहे। शर्म आना चाहिए आपको। जब मुसलमानों की बात आती है तो आप धड़ल्ले से बटला हाउस इनकाउंटर करते हैं, और ये जब मुसलमानों का इनकाउंटर करना उस वक्त आप कैपेबल नहीं होते, उस वक्त आपकी इनकेपेबिलिटी सामने नहीं आती। लेकिन जब जो एबीपी के बच्चों का लाई डिटेक्टर टेस्ट लेना हो तो आप जो बुज़दिलों के साथ ये कहते हैं कि हम वो नहीं ले सक रहे क्योंकि बच्चे ताउन नहीं करे। ये आपका स्टेट फाशिज्म है, ये आपका ऑर्गेनाइज फाशिज्म है, और हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। चाहे आप जो 100 सरकारें ला लें, आप ये समझें कि हम 8 कॉरपोरेशन में आ गए, 10 में, आप 10,000 कॉरपोरेशन में आ जाएं, लेकिन आप इस मिल्लत को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्लत महज सियासी ताकत से नहीं खड़ी हुई है। मसला ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप सियासी ताकत से दबा देंगे तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस मिल्लत की ताकत महज सियासत में नहीं है, यकीनन सियासत में, लेकिन इसकी असल ताकत इसके ईमान में है, इसके यकीन में है, और उस यकीन को आपकी सारी सियासतें मिलकर ख़त्म नहीं कर सकती। इस बात को हम समझाना चाहते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का रवैया तो आपके सामने कि एक तरफ जब ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो दिल्ली पुलिस जो एबीपी के हेडक्वार्टर में जाके रेड नहीं करती, वहाँ जाके छापा नहीं मारती। इनको शर्म आना चाहिए। सुबह के 4 बजे के वक्त बदायूं में नजीब अहमद के घर पे जाके रेड मारी जा रही है, ये ढूंढने के लिए नजीब अहमद है या नहीं है। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी घटिया बात है। आप देखें दिल्ली जेएनयू यूनिवर्सिटी, ये जो बेशरम वाइस चांसलर्स को आरएसएस के इन्होंने बिठा के रखा है, इनका रवैया देखिए कि जब ये रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में इनको मालूम है कि नजीब अहमद को मारा गया, इनको मालूम है कि नजीब अहमद को किडनैप किया गया, और रिपोर्ट के आखिर में ये बात लिखते हैं, जेएनयू प्रॉक्टर कमेटी की रिपोर्ट, कि हम नजीब अहमद से गुजारिश करते हैं कि वो नजीब अहमद जो जहाँ कहीं भी है वापस आ जाए। इसका मतलब आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं कि नजीब अहमद अपनी मर्जी से गायब हुआ है, इसीलिए आप ये बोल रहे हैं कि आप वापस आ जाएं। तो दोस्तों आप देखें, एक मुनज़्ज़म फाशिज्म है जो हुकूमत की तरफ से, जो पुलिस की तरफ से, जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो किया जा रहा है। अब ये तो हो गया एक नजीब का मामला। मैं अगर आपको तारीख वाक़यात बताऊं तो बहुत से वाक़यात हैं। हम ये कह रहे हैं कि सेफ्टी ऑफ मुस्लिम्स इन कैंपसेस, एसआईओ ने जो नारा दिया है, हम ये जो पूरी मूवमेंट चला रहे हैं दोस्तों, एक बहुत अहम पहलू की तरफ इशारा करूँगा। वो इसलिए कि हमारी कौम अक्सर जज्बातियत से सोचती है। मैं इससे बढ़ के आपकी तरफ एक पहलू रखता हूँ कि हम महज नजीब अहमद की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ जितने कॉलेजेस हैं, जितने कैंपसेस हैं, वहाँ जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, इन सब की सेफ्टी को, इन सब की हिफाजत को इंश्योर किया जाए। आज से 2 साल पहले का वाक़या, जेएनयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इफ्लू आपके हैदराबाद में, हैदराबाद आपसे करीब है, कभी जाके वहाँ पे मुदस्सिर कामरान के इशू को पूछिए। मुदस्सिर कामरान जो वहीं के मुस्लिम स्टूडेंट थे, वहाँ उनके रूममेट से झगड़ा हुआ, उसके बाद प्रॉक्टर ने कंप्लेंट की, 2 दिन तक जो हैदराबाद की पुलिस ने मुदस्सिर कामरान को डिटेन किया, अरेस्ट किया कैंपस से, जबकि वो कानून के खिलाफ है। उसके बाद 2 दिन तक उनको टॉर्चर किया गया और ये बदनाम किया गया कि मुदस्सिर कामरान जो होमोसेक्सुअल है। उसके बाद मुदस्सिर कामरान ने सुसाइड की, मुदस्सिर कामरान ने जो खुदकुशी पे मजबूर हुए। आप पिछले साल का वाक़या देखिए, दिल्ली में
बेगमपुरा में दिल्ली का जो आउटस्कर्ट्स है, वहाँ 4 मदरसे के बच्चों को पकड़ के जो मारा गया। आप देखें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले जो यही बात की गई कि हम जो वो मुसलमानों को जो मारेंगे उनको यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की दीवारों पे खुद जेएनयू में जिस दिन नजीब को मारा गया उससे एक दिन पहले भी और उसके एक दिन बाद भी जेएनयू के हॉस्टल में उसकी मेस में ये लिखा गया कि ऑल मुल्लास गोज टू पाकिस्तान, कि सारे मुसलमान जो पाकिस्तान चले जाओ। तो आप देखेंगे इस तरीके से पूरे कैंपसेस में ये इस बात की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक इन्वायरमेंट डेवलप किया जाए। इनको पता है कि जिस दिन मुसलमान जो वो आगे आ गए, जिस दिन ये एजुकेशन में आगे बढ़ गए, जिस दिन ये जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, उस दिन इनकी हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। और ये हकीकत है, ये मैं जज्बात की बात नहीं है। ये बात, इसकी 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और दूसरी खुद हिंदुस्तान की तारीख से। हम अक्सर इस बहस में पढ़ते हैं कि हम माइनॉरिटी या मेजॉरिटी है। देखिए हुकूमतों का मामला जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी से कभी नहीं होता। असल ये है कि अगर आपके पास क़ुव्वत है, अगर आपके पास जज्बा है और अगर आपके पास जो हिकमत अमली है तो यकीनन आप हुकूमत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना स्टेट कायम की तो उस वक्त जो मदीना स्टेट की आबादी 10,000 थी और उसमें जो मुसलमानों की आबादी थी वो 1,000 से भी कम थी। तो यकीनन जब हम 7-8% रहते हुए मदीना स्टेट कायम कर सकते हैं तो फिर ये 14 और 18% रहते हुए इस मुल्क पे हुकूमत क्यों नहीं कर सकते? हमको इस जज्बे को लाना होगा। हमारी लड़ाई जो है मैं छोटे छोटे एक इशू को दूसरे इशू को ख़त्म करने की नहीं है, बल्कि इस पूरे निज़ाम को ख़त्म करने की है, क्योंकि हम इस निज़ाम को बातिल समझते हैं, इस निज़ाम को गलत समझते हैं। खुद हिंदुस्तान के हवाले से बात करते हैं, ये बड़े हवा में कि हमारी इतनी हुकूमत आ गई, हमारी इतनी ताकत है। अरे आपकी हुकूमत को आगे कितने साल हुए, कितने साल हुए? आप कभी गौर कीजिए ना। हम परेशान हो जाते हैं कि इनके साथ ये हो गया वो हो गया। आप इस बात पर गौर कीजिए कि ये जो पूरा ब्रिटिशर्स की जो हुकूमत रही है 150 से 200 साल रही। ये जो डेमोक्रेसी हमारे पास है, ये जो मॉडल आया है आज़ादी के बाद, ये 60-70 साल रहा। इसके मुकाबले में आप सारी ये पूरे उसको टोटल भी कर लें तो मुसलमानों ने और जो हुकूमत इस मुल्क के ऊपर की है वो 800 से 900 साल की है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसे अगर आगे 500 साल और भी हुकूमत कर लें तब भी आप हमारे बराबर नहीं हो सकेंगे। ये बहुत क्लियर बात है, ये बहुत क्लियर बात है। और ये चीज़ इसलिए भी हम बताना चाहते हैं कि आप बड़े सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की और इंसाफ की बात करते हैं। आप उठाएं मुग़लों की तारीख़, आप उठाएं जो निज़ाम की तारीख़, आपको निज़ाम की तारीख़ में दंगे फसादात नहीं दिखेंगे, आपको निज़ाम की तारीख़ में रोहित वेमुला नहीं दिखेगा, आपको निज़ाम की तारीख़ में मुजफ्फरनगर नहीं दिखेगा, आपको निज़ाम की तारीख़ में भागलपुर नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपकी तारीख़ में, क्योंकि आप इनकेपेबल हैं, आप काबिल नहीं है हुकूमत के, लेकिन आप जो प्रोपेगेंडे के ज़रिए आ गए। जब हमने हुकूमत की तो हमने यहाँ पे चीज़ें दी हैं, हमने यहाँ डिस्ट्रक्शन नहीं किया। और जब आपको मौका मिला है तो आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और ये खुदा का कानून है कि जो लोग उसके डिस्ट्रक्शन करते हैं उसकी दुनिया को, खुदा उनसे हुकूमत छीनता है, उन लोगों को अता करता है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो यकीनन हम उस काम के लिए उठे हैं। दोस्तों कुछ और चीज़ें जो वो यकीनन अवाम से तो हमेशा कही जाती हैं और लोगों से कही जाती है, लेकिन हम यहाँ इस बात को कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन से कही जाएं। ये अक्सर जो हम पे क्लेम किया था कि आप जिहादी हैं, आप जिहाद की बात कर रहे हैं, तो यकीनन हम प्राउड के साथ कहते हैं, फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम जिहाद करना चाहते हैं। हम यहाँ जो आए हैं, हम यहाँ जिहाद के लिए आए हैं। और जिहाद से मुराद क़ताल नहीं है, जिहाद से मुराद जो तलवार लेके गैर मुस्लिमों को मारना नहीं है, बल्कि हमारा जो जिहाद हमें सिखाया गया वो हमारे नबी ने हमसे कहा कि आप जो जालिम बादशाह के ख़िलाफ़, जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ हक़ की बात करें, सच्चाई की बात करें, ये सबसे बड़ा जिहाद है। और हम इस जिहाद के लिए जमा हुए और यकीनन हम इस जिहाद को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ हम इस बात को भी खुल के बताना चाहते हैं अपने साथियों से कि ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। ये आरएसएस चाहता है कि आप इसको हिंदू मुस्लिम लड़ाई समझे, ये आरएसएस आप चाहता है कि आप इसको मुस्लिम और गैर मुस्लिम की लड़ाई समझे। हम तो खुल के बताना चाहते हैं कि ये हक़ और बातिल की लड़ाई है। फिर ये बातिल जो है दोनों तरफ मौजूद है और हक़ भी दोनों तरफ मौजूद है। इस बात को बताना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जो आरएसएस से, एबीवीपी से, उनकी उस फाशिस्ट आइडियोलॉजी से, हमारी लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे दलित भाइयों से नहीं है। और ये जुल्म जो है, ये जो अत्याचार है, ये महज मुसलमानों के ऊपर भी नहीं है, ये भी एक इसका खास पहलू है। जितना जुल्म मुसलमानों पर हुआ उससे कई गुना ज़्यादा जुल्म जो है हमारे दलित भाइयों पर हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा जुल्म जो है हमारे बहुजन भाइयों पर हो रहा है। आप देखिए रोहित वेमुला की जो कहानी थी वही तो मामला था कि उसको महज उसके दलित होने की बुनियाद पर इस बात पर मजबूर किया गया कि वो सुसाइड कर ले। तो बातिल जो शक्लें बदल रहा है, पहले वो रोहित वेमुला था, पहले वो मुदस्सिर कामरान था, फिर वो रोहित वेमुला बना, फिर वो नजीब बना, और पता नहीं कितने और ये बनाने की कोशिश करें। और हमारी लड़ाई इस चीज़ के खिलाफ है कि अब हम इसके बाद जो किसी और को रोहित वेमुला बनने नहीं देंगे, इसके बाद हम किसी को नजीब अहमद बनने नहीं देंगे। इस चीज़ के अज़्म को लेके हमको उठना होगा। दोस्तों जब हम इस अज़्म के साथ उठेंगे तो आप देखें कि बातिल के अंदर क़ुव्वत नहीं है। इस फाशिज़म की, इस फ़िरक़ा परस्ती की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये जो फाशिस्ट है इसको कोई और चीज़ उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकती। मैं आपको एक हवाले से बात करता हूँ। ये इतने बददिमाग लोग हैं, इनके पास अक़ल के नाम पे जो चीज़ है, इंटेलेक्ट के नाम पे जो चीज़ है, वो शायद दुनिया का सबसे गिरा हुआ मयार हो। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ।
ये अक्सर ये बात कहते हैं कि मुसलमान जो बाहर से आए हुए, मुसलमान जो बाहर से आए। चलिए मुसलमानों की बात छोड़ दें, इनसे सवाल किया गया कि हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री को खंगाला गया, और हमने नहीं खंगाला बल्कि जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे, जब उन्होंने पूरी इस इवोल्यूशन को देखा हिंदुस्तानी समाज के, तो उन्होंने कहा कि आर्या ये जो कम्युनिटी है, ये जो मनुवाद की मेंटेलिटी लेके उठने वाले लोग हैं, ये बेसिकली जो वो बाहर से आए हुए हैं। तो इन्होंने ये बात कही, कितनी अजीब बात इन्होंने कही कि इनसे कहा गया कि ये जो लोग हैं ये नॉर्थ पोल से आए हुए हैं। तो इनके एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इनके बहुत बड़े स्कॉलर, वो भी गुरु गोलवालकर, जो आरएसएस के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब वी और आर नेशनहुड डिफाइंड में ये बात लिखी। और कितनी मज़ेक़ा खेज़ बात है कि जब उनसे कहा गया कि आप लोग जो है वो नॉर्थ पोल से आए हुए हैं, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि हाँ ये बात तो सही हो सकती है कि आर्या जो नॉर्थ पोल से आए, लेकिन नॉर्थ पोल पहले बिहार में था, बाद में वो शिफ्ट हो गया ऊपर। ये रिटर्न बात है, ये मजाक की बात नहीं है। 1938 में वी और आर नेशनहुड डिफाइंड में उन्होंने ये बात लिखी। कितनी अजीब बात है। ये डॉक्टर बत्रा इनके जो पूरी एजुकेशन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जो वो प्लेन जो वो हमारे ज़माने में हम लोगों ने बना लिए थे। खुद मोदी जी ने हमारे पास मुंबई में बात कही कि सर्जरी जो है वो हमारे पास जो बहुत पहले इन्वेंट हो चुकी थी। तो इनके पास इंटेलेक्ट के नाम पे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जब गलबे में है, तो इसकी वजह यह है कि जिन लोगों के पास चीज़ मौजूद है वो इस काम को नहीं लेके उठ रहे हैं। मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने एक बहुत अहम चीज़ की तरफ इशारा किया। दोस्तों उस चीज़ की तरफ हमको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप मूसा और फ़िरौन के वाक़े में देखें कि फ़िरौन के पास जो जादूगर थे, उनके पास जो वो जादू के सांप थे, वो नकली सांप थे, और उन्होंने वो सांप फेंके। उसके बाद जब मूसा ने अपना आसा निकाल के फेंका तो उस आसा ने जो सांप बना और उसने सारे सांपों को निगल लिया। हमारी मजबूरी है कि मूसा का आसा हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसको नहीं फेंक पा रहे हैं, और आरएसएस और बीजेपी और एबीपी के इस खिलौनों के सांपों से डर रहे हैं। जिस दिन आप अपने आसा को निकाल के फेंकेंगे, जिस दिन ये मिल्लत अपने आसा को फेंकेगी, उस दिन वो ऐसा असदा बनेगा कि इन सबको निगल लेगा। इस मिल्लत के अंदर ये ताकत मौजूद है। कुरान ने कहा कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, तुम ही जो कामयाब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, बशर्ते कि तुम जो इंसाफ को लेकर उठो। और इंसाफ के हवाले से एक और बात हम कहना चाहेंगे, ये बात मैं जस्टिफिकेशन के लिए या मैं बुज़दिली से या काउंटर बैलेंस करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम इस पुलिस को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं ये सिर्फ हमारा खुदा नहीं है, बल्कि हमारा भी खुदा है और आपका भी खुदा है। और उसने जो पैगाम हमको दिया है वो आपको भी दिया है, और उसने पैगाम हमको दिया है कि इंसाफ के लिए खड़े हो। तो आप भी इंसाफ के लिए खड़े हो, हम भी इंसाफ के लिए खड़े होंगे। उसके बाद हम और आप अलग अलग नहीं होंगे, हम एक साथ खड़े होंगे। उस खुदा ने हमसे कुरान में ये बात कही, तमाम इंसानों से कही कि इंसाफ करो, चाहे उस इंसाफ की ज़र्ब, उस इंसाफ का नुकसान जो तुम्हारे अपने लोगों पर क्यों ना पड़ता हो। तो हम अपनी मिल्लत की तरफ से बात कहना चाहेंगे कि हम इंसाफ के लिए खड़े होंगे। फिर अगर एक गैर मुस्लिम के ऊपर मुसलमान की तरफ से जुल्म होता है, तो मुसलमान जो है उस गैर मुस्लिम के हक़ में मुस्लिम की तरफ से के खिलाफ खड़े होंगे। ये हमारे दीन का जज्बा है। और आपका पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपका कानून भी आपको सिखाता है कि आपको इंसाफ के लिए खड़े होना चाहिए। यकीनन जो अभी आपकी और हमारे दरमियान बहुत दूरियाँ हैं। एक और अहम चीज़ मुंबई के प्रोटेस्ट में भी हमने कही थी, यहाँ फिर रिपीट करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की हैसियत से ये आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप जो लाइन के उस पार खड़े रहें, लेकिन अगर आपका दिल हमारे साथ है, अगर आपका दिल इंसाफ के साथ है, तो फिर हम आपको सैल्यूट करते हैं। और अगर आपका दिल हमारे साथ नहीं है, अगर आपके जहन हमारे साथ नहीं है, और वो इस बुनियाद पे कि महज जो वो ये किसी कम्युनिटी का मामला है, कुछ और लोगों का मामला है, तो यकीन जानिए ना आप अपने ड्यूटी के साथ इंसाफ कर रहे हैं, ना अपनी सैलरी के साथ इंसाफ कर रहे हैं। और ये चीज़ जो हर किसी के साथ हो सकती है। दोस्तों ये जो बात समझी जाती है, ये एक मैसेज भी बहुत अहम क्लियर करना है कि जब आग लगती है तो वो आग ये नहीं देखती कि वो मुसलमान के घर को जला रही है, हिंदू के घर को जला रही है। और आग की खास बात ये होती है कि वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे में जाती है। आज नजीब के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इससे पहले कि वो नजीब की आंख फैले, आज जो वो एक मुसलमान को मारा गया, कल किसी दलित को मारा जा सकता है, परसों जो किसी क्रिश्चियन को मारा जा सकता है, आज एक सिविलियन के बेटे को किडनैप किया गया, कल किसी पुलिस वाले के बेटे को किडनैप किया जा सकता है। तो आप अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खड़े। हम ये बात नहीं करें कि हम ये काम करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं आपसे भी अपील करूंगा कि बिल्कुल नहीं करें। अगर हम ये काम करेंगे तो हम में और एबीपी में फ़र्क क्या रहेगा? हमको तो बताना कि हम ये काम नहीं करते। हम में और आरएसएस में फ़र्क क्या रहेगा? हमारे दीन में और उनके तस्वुर ज़िंदगी में फ़र्क क्या रहेगा? यकीनन हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन फाशिज़म का मामला ये है कि जब वो फैलता है तो वो हर किसी को जलाता है। तो महज हमारे बच्चे के लिए नहीं, बल्कि आप अपने बच्चों के लिए खड़े हो। ये जो महज किसी एक माँ के बेटे के लिए नहीं है। ये सारी लड़ाई जो महज नजीब की आदिलदा और फातिमा नफीस के लिए नहीं है कि उनको उनका बेटा वापस मिल जाए, बल्कि इस मुल्क की करोड़ों माओं के लिए कि उनके बच्चे जो गए हुए किडनैप हुए वो वापस भी आएँ, और साथ में जो लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं वो हिफाजत के साथ तरक्की कर सकें। ये तारीख़ है दोस्तों।
आप कश्मीर में देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में देखिए, आप जो हमारे पास खुद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के पोर्शन में देखिए, मुसलमान हो तो आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट बोल के काउंटर किया जाए, अगर जो वो दलित हो, बहुजन हो, आदिवासी हो तो नक्सलवादी बोल के मार दिया जाए, किसी को माओवादी बोल के मार दिया जाए, और सारी हुकूमत, सारी ताकत को जो कंसोलिडेट करके, समेट के जो अपने हाथ में रखने की कोशिश है, इसके खिलाफ दोस्तों हमको खड़ा होना होगा। और जब हम खड़े होंगे तो उसके नतीजे में हम दुनिया को बताएंगे कि जब हम खड़े होते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत है जो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सकेगी। और हकीकतन ये चीज़ मौजूद है। इसकी मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ। स्मृति ईरानी को HRD मिनिस्टर बनाया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके हाथ में दी गई, और वो ये समझ रहे थे कि उसके ज़रिए वो जो बहुत सारा काम कर लेंगे। जब लेकिन रोहित वेमुला की सुसाइड के खिलाफ, उनके इंस्टीट्यूशनल मर्डर के खिलाफ जब अवाम खड़े हुए, जब मुसलमान खड़े हुए, जब दलित खड़े हुए, जब बहुजन खड़े हुए, तो फिर जो स्मृति ईरानी भी खड़ी हुई। फ़र्क ये रहा कि हम जब इंसाफ के लिए खड़े हुए और स्मृति ईरानी जो मजबूरी में अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और दूसरी छोटी कुर्सी पे जाके बैठ गई। ये कुर्सी हमको बदलनी है। ये कुर्सी हम महज स्मृति ईरानी की नहीं बदलेंगे, बल्कि ये कुर्सी हम मोदी की भी बदलेंगे, ये कुर्सी हम अरुण जेटली की भी बदलेंगे। अब बहुत खुल के बताना चाहते हैं, ये जो बात आप करते हैं ना कि शमशान बन रहा है तो कब्रिस्तान भी बने और कब्रिस्तान बन रहा है तो शमशान भी बने, यकीनन बनना चाहिए, लेकिन इससे पहले एक अच्छा हिंदुस्तान बनना चाहिए। असल मसला ये कि आप हिंदुस्तान बनाने की बात नहीं कर सकते, आपके पास हिंदुस्तान बनाने का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए आप शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि आपसे अगर नहीं बन रहा तो आप हट जाइए, हम बनाएंगे, हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसमें हर किसी के पास इंसाफ होगा, हर किसी के पास जो अमन होगा, हर किसी के पास जो तालीम होगी, हर किसी के बेसिक नीड्स जो पूरे होंगे। तो दोस्तों, इस पैगाम के ज़रिए इस चीज़ को यहाँ से लेकर जाइए। एक आखिरी पैगाम जो मैं आपके सामने रखूँगा वो एक, धरने बहुत होते हैं, प्रोटेस्ट बहुत होते हैं, लेकिन हमारा काम महज प्रोटेस्ट तक रुकना नहीं है। आप इसको महज ये मत समझ के रहिए कि एक एहतजाज हो गया, हमने नारे मार लिए, बहुत अच्छा लग गया। यकीनन ये हमारे जज्बात का इजहार था, लेकिन जज्बात के साथ जो चीज़ अब चाहिए वो इस मिल्लत को स्टडी चाहिए, इस मिल्लत को यूनिटी चाहिए। जिस तरह आपने यहाँ पे अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, हर मोड़ पे अपने इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए। ये अजीब बात होती है, देखिए बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं आपसे बात कहता हूँ कि हम जो वो किसी दूसरे के पास जब किसी का खून लेते हैं उस वक्त ये नहीं देखते हैं कि वो कौन से कम्युनिटी का है, कौन से मज़हब का है। जब हम किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल में एक कंडीशन नहीं होती कि हमारे पास सिर्फ मुसलमान हैं या हमारे पास सिर्फ हिंदू है, किसी हमारी दुकान पे नहीं था कि हम सिर्फ मुसलमानों को माल बेचेंगे, तो आखिर हम अपनी मसाजिद में ये मामला क्यों करते हैं कि हमारे पास सिर्फ सुन्नी आए या सिर्फ बरेलवी आए या सिर्फ अहले हदीस आए या सिर्फ फला मक्तब फ़िक्र का है। हमको अपने दिलों को वसी करना होगा, और जिस वक्त हम अपने दिलों को वसी करेंगे तो हम इस कायनात को समेट लेंगे। देखिए, हम बहुत बड़ी ताकत हैं। आप इस माइनॉरिटी सिंड्रोम से निकले कि हम माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी, हम बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है, हम इस मुल्क की मेजॉरिटी हैं, हम इस मुल्क की मेजॉरिटी हैं। इस एटीट्यूड के साथ आप उठें, और इस एटीट्यूड के साथ जब आप उठें तो हर किसी को अकोमोडेट कीजिए इंसाफ के लिए, चाहे वो दलितों के साथ हो, बहुजन के साथ हो, दीगर कम्युनिटीज़ के साथ हो, उन सबको साथ में लेकर जब आप स्ट्रगल करेंगे, जद्दोजहद करेंगे इत्तेहाद के साथ, तो यकीनन हमारा इत्तेहाद और हमारा स्ट्रगल जो है रंग लाएगा। तो पहला पैगाम जो मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा वो अमली जद्दोजहद के हवाले से, चाहे जो भी मसाइल हों, चाहे जो भी इश्यूज़ हों, आप इस बात को तय कर लें कि हम अपने इत्तेहाद को नहीं तोड़ेंगे। क्या आप वादा करते हैं कि आप इस इत्तेहाद को कायम रखेंगे? यकीनन वादा रखिए, और ये वादा महज मुझसे या इन ऑर्गेनाइजर से नहीं है, बल्कि ये वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कीजिए कि चाहे जो भी इश्यूज़ हो जाए हम अपने इत्तेहाद को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत है। इस इत्तेहाद के बाद जो दूसरी चीज़ हमको करनी है वो है कि हम इंसाफ की बुनियाद पर खड़े होंगे और हर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। देखिए, अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे तो जालिम का जुल्म बढ़ता जाएगा। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि नजीब को गायब होकर 120 दिन हो गए, आपके एहतजाज से किस इतना इम्कान है कि वो वापस आ जाए? हम उनको बताना चाहते हैं कि यकीनन इस बात का भी इम्कान है कि वो वापस आ जाए, और अगर वो वापस ना भी आए खुदा ना खास्ता, तब भी इस बात को तो हम ज़रूर इंश्योर करेंगे कि इसके बाद कोई और ये स्टोरी रिपीट ना हो। तो ये इंसाफ इसलिए भी ज़रूरी है। आप महज मायूस होकर नहीं बैठ जाएं कि इनकी हुकूमत है, इनकी ताकत है, इनकी पावर है, ये हमारे खिलाफ है, वो हमारे खिलाफ है। हमको खड़े होना है, हमको इत्तेहाद के साथ खड़े होना है, हमको स्ट्रेटजी के साथ खड़े होना है, तो उसके नतीजे में हम तब्दीली ला सकेंगे। तीसरी जो चीज़ हम बताना चाहेंगे वो ये कि नजीब अहमद के साथ ये जो बात हुई, इसका एक बड़ा पहलू ये भी है कि अगर नजीब के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में होते, एक बड़ी तादाद में अगर नजीब के दोस्त वहाँ मौजूद होते, तो यकीनन वो ये काम नहीं कर सकते थे। अगर नजीब 2 थप्पड़ खाते तो 2 मारते भी थे, लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं हो सकी? इसकी वजह यह है कि JNU में हम अब तक अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा सके। तो जब 100 में से 2-3 होते हैं तो वो मार खा जाते हैं। तो हमको तीसरा जो सबसे अहम पैगाम इस प्रोटेस्ट के ज़रिए, इस मोमेंटम के ज़रिए जो हम देना चाह रहे हैं, वो बड़े पैमाने पे तालीम की तरफ जाइए, बड़े पैमाने पे एजुकेशन की तरफ जाइए। आप इंश्योर कीजिए इस बात को कि IITs हों, NITs हों,
टेस्ट हो, सोशल साइंसेस के इंस्टीट्यूट्स हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, जितने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ बड़े पैमाने पे जो अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे। जब हम अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे तो उसके नतीजे में हमें क़ुव्वत भर के उभरेंगे, और जब हमें क़ुव्वत भर के उभरेंगे तो भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे खिलाफ उठ खड़े हों। तो इस चीज़ को भी हमको देखना पड़ेगा। ये बहुत अहम पैगाम है कि आप इस बात को इंश्योर कीजिए। इसके अलावा तीसरी और आखिरी चीज़ जिसके साथ वो बात ख़त्म करेंगे वो ये कि मुस्तक़बिल आपका है, मुस्तक़बिल आपका है, इस बात की उम्मीद ना हारे। जो कौम उम्मीद हार जाए, जो कौम मायूस हो जाए, उसका मुस्तक़बिल नहीं होता। लेकिन जिस कौम के पास यकीन है, आप यकीन जानिए, वो कौम ऐसे इनकलाबात लाती है, ऐसी तब्दीली लाती है कि उसके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हमने ईरान को ख़त्म किया, कैसर को ख़त्म किया, कसरा को ख़त्म किया, स्पेन में 800 साल हुकूमत की, तो आखिर ये क्या मुश्किल चीज़ है? ये 60-70 साल की हुकूमतों में हमको नहीं ख़त्म कर सकते। ज़रूरत इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि हम इस यकीन के साथ उठें, उस यकीन के साथ जज्बा मौजूद हो, उस जज्बे के साथ इंसाफ मौजूद हो, इस इंसाफ के साथ इत्तेहाद मौजूद हो, और उस इत्तेहाद के साथ फिर लड़ाई हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन है जो हमारे मुकाबले में टिकता है। यकीनन कोई नहीं टिकेगा, यकीनन कोई नहीं टिकेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस आखिरी दुआ के साथ ख़त्म करेंगे कि अल्लाह ताला जो नजीब अहमद की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला नजीब अहमद की वापसी को यकीनी बनाए। अल्लाह ताला इस मुल्क में जितने पिछड़े पसमानदा, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हों, जितने मसलूम तबक़ात हैं, उनकी मदद फरमाए, और उससे बढ़कर जो हमें इस बात की तौफ़ीक़ दे कि हम अपने भाइयों की मदद कर सकें, क्योंकि अल्लाह ताला यकीनन उन लोगों की मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद ना करें। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप को नहीं बदले। तो अल्लाह ताला हमारी हालतों को बदले और हमारे ज़रिए से इस कौम की हालत को बदले, इस मिल्लत की हालत को बदले, इस मुल्क की हालत को बदले, और यकीनन फिर हम दुनिया को बताएँगे कि हमारे पास जो पैगाम है, हमारे पास जो मैसेज है, वो यकीनन दुनिया के लिए फ़लाह है, दुनिया के लिए कामयाबी है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इसका हिस्सा बने। उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा भी इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।